इस दुनिया में कई बच्चे समाज विरोधी प्रवृत्तियों और आपराधिक रिकॉर्ड के साथ जेल भेजे गए हैं। हाँ, जिन लोगों से आप मिलने वाले हैं उन्होंने अपने खिलौने, रंगीन पेंसिल और स्कूल की परेशानियों को हथकड़ियों और एक भयानक नारंगी जंप सूट से बदल लिया है। लेकिन वे जेल तक कैसे पहुंचे? आइए हम इसके पीछे के कारणों की जांच करें और आपको उन खतरनाक युवाओं से मिलवाए जो इस समय सलाखों के पीछे सड़ रहे हैं। एरॉन कैफी का नाम हमेशा एक भयानक त्रासदी से जुड़ा रहेगा जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। एरॉन, जो 26 जुलाई 1991 को टेक्सास में पैदा हुई थी, एक छोटे से शहर में सामान्य जीवन जीती हुई लग रही थी। वह अल्बा, टेक्सास में अपने माता पिता पेनी और टेरी कैफी और अपने दो छोटे भाइयों मैथ्यू और टाइलर के साथ पली बढ़ी। पहली नजर में यह परिवार पूरी तरह सामान्य लग रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ अंधेरे ताकतें काम कर रही थीं। सिर्फ 16 साल की उम्र में एरॉन कैफी ने एक ऐसा रास्ता चुना जिसने उसकी और उसके आसपास के लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अपने माता पिता की सख्त पाबंदियों से बचने के लिए एरॉन ने एक भयानक योजना बनाई। अपने प्रेमी चार्ली विल्किंसन के लिए जुनून और माता पिता की सख्त पाबंदियों से भागने की बेताब इच्छा के चलते उसने एक क्रूर अपराध को अंजाम देने का फैसला किया। चार्ली और दो अन्य साथियों चार्ल्स वेड और बॉबी जॉनसन के साथ वह 1 मार्च 2008 की रात अपने परिवार के घर में बंदूकें लेकर घुसी। उनका इरादा भयानक था। जब परिवार सो रहा था, उन्होंने निर्दयता से हमला किया। इस खूनी हमले में एरॉन की मां पेनी और उसके छोटे भाई मैथ्यू और टाइलर की क्रूरतापूर्वक हत्या कर दी गई। गोलियों की आवाज ने रात की खामोशी को चीर दिया और यह रात इतिहास में एक भयानक निशान छोड़ गई। कई गोली लगने के बावजूद एरॉन के पिता टेरी हमले में बच गए। एरॉन, जो कभी एक मासूम बेटी और बहन थी, अब एक अकल्पनीय हिंसा में सक्रिय रूप से शामिल हो गई थी। इस भयानक कृत्य के बाद एरॉन कैफी और उसके साथी अपराधी अपराध स्थल से फरार हो गए, लेकिन उनकी कानूनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। जल्द ही गिरोह को पुलिस ने पकड़ लिया और उन्हें अपने अपराधों के परिणामों का सामना करना पड़ा। अपराध की गंभीरता को देखते हुए एरॉन को उसकी कम उम्र के बावजूद वयस्क के रूप में मुकदमे का सामना करना पड़ा। अदालत में उसने 3 पूंजी अपराधों के लिए दोषी ठहराया जाना स्वीकार किया और जब अपराध की भयावहता उजागर हुई तो उसकी पूरी जिम्मेदारी स्पष्ट हो गई। अंततः न्यायाधीश ने अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए सजा सुनाई। एरॉन कैफी को पैरोल की किसी भी संभावना के बिना 2 आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसके अलावा अपने पिता टेरी के खिलाफ हत्या के प्रयास में शामिल होने के लिए उसे अतिरिक्त 25 साल की जेल की सजा दी गई। एरॉन कैफी का मामला अब भी जनता के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जिससे कई सवाल उठते हैं। ऐसे भयानक अपराध के लिए उसे किसने उकसाया? क्या उसका प्रेमी चार्ली विल्किंसन उस पर प्रभावशाली था? और क्या मनोवैज्ञानिक कारक उसे अपनी ही परिवार की हत्या करने के लिए प्रेरित कर सकते थे? एरॉन अभी भी जेल में बंद है, एक कोठरी के अंदर कैद, और उसकी जिंदगी उसके अपने द्वारा लिए गए फैसलों के कारण हमेशा के लिए बदल गई। एंटोनियो बार्बो उन 2 किशोरों में से एक था जिस पर सितंबर 2012 में एक बुजुर्ग महिला की हत्या का आरोप लगाया गया था। इस अपराध की चौंकाने वाली परिस्थितियों ने छोटे से गांव शेबोयगन फॉल्स को हिलाकर रख दिया। बार्बो ने अपनी परदादी बारबरा ओल्सेन 62 वर्ष की को उसके ही घर में हथौड़े और कुल्हाड़ी से बेरहमी से मार डाला। बार्बो ने अदालत में एक चौंकाने वाला फैसला लिया जिससे पूरा कोर्ट रूम स्तब्ध रह गया। उसने प्रथम श्रेणी की पूर्व नियोजित हत्या के आरोप में निर्दोष होने की दलील दी। महीनों तक चली अदालत की सुनवाइयों और जांचों के बाद इसका मतलब यह था कि उसने अपराध को स्वीकार किए बिना सजा को स्वीकार कर लिया। उसने अपनी दलील को मानसिक रोग के कारण निर्दोष से बदलकर मानसिक रोग के कारण दोषी कर दिया। यह अप्रत्याशित मोड़ एक कानूनी समझौते का हिस्सा था जिसका उसके भविष्य पर गहरा असर पड़ा।
सजा सुनाए जाने के दौरान बारबो अपने अपराध के लिए पछतावा दिखाने में असमर्थ था। जब वह जज के सामने खड़ा होकर बोलने की कोशिश कर रहा था, तब उसके अपराध का भार उस पर भारी पड़ने लगा। उसकी भावनाएं दबी हुई थीं, लेकिन अंततः वे फूट पड़ी, जिससे वह लड़खड़ा गया। जब उसके वकील ने देखा कि उसका मुवक्किल बोलने में असमर्थ हो रहा है, तो उसने आगे बढ़कर बयान पढ़ना जारी रखा। मुझे पता है कि मुझे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में कठिनाई होती है। मुझे नहीं पता कि क्यों, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मुझे अफसोस नहीं है। मैंने किसी की माँ, दादी, बहन या दोस्त को उसकी मर्जी के बिना मार डाला। मैंने अपनी एक गलती से कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। जब वकील ने यह बयान पढ़ा तो बारबो रोने लगा। अपनी सजा की गंभीरता से अभिभूत होकर उसने अपना सिर टेबल पर रख दिया, यह समझते हुए कि उसने न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जिंदगियों को भी बर्बाद कर दिया था। मुकदमे के बाद बारबो के कठिन अतीत का खुलासा एक डॉक्टर द्वारा किया गया, जिसने पाया कि 10 साल की उम्र में हुए एक दर्दनाक हादसे के कारण हुए संज्ञानात्मक घाटे ने उसके व्यवहार को प्रभावित किया हो सकता है। बारबो का जीवन हमेशा के लिए बदल गया जब वह बचपन में एक कार दुर्घटना का शिकार हुआ, जिसने उसके भविष्य को आकार दिया और उसके बाद के निर्णयों को प्रभावित किया। न्यायाधीश ने गंभीरता के साथ फैसला सुनाया। एंटोनियो बारबो को 36 साल बाद पैरोल की संभावना के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अदालत में उस क्षण की गंभीरता स्पष्ट रूप से महसूस की गई, क्योंकि ये शब्द पूरे कक्ष में गूंज उठे। हालांकि बारबो को एक दिन रिहाई की उम्मीद मिल सकती थी, लेकिन यह एक बहुत दूर का सपना था जो केवल 2040 में पूरा हो सकता था। सेरा हलसेत का जीवन एक उत्कृष्ट छात्रा के रूप में शुरू हुआ, जिसके पास एक उज्जवल भविष्य था। लेकिन यह तब अंधकारमय हो गया जब वह एक भयानक अपराध में शामिल हो गई, जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। सेरा हलसेत का जन्म 2001 में लास वेगास, नेवादा में एक संपन्न और प्यार करने वाले परिवार में हुआ था। वह अकादमिक रूप से उत्कृष्ट थी और विभिन्न गैर पाठ्यक्रम गतिविधियों में अपनी प्रतिभा दिखाती थी। अपनी बुद्धिमत्ता और करिश्मे के कारण वह अपने सहपाठियों के बीच लोकप्रिय थी और एक आदर्श छात्रा मानी जाती थी। वह सामुदायिक सेवा में रुचि रखती थी और उसके सामने एक उज्जवल भविष्य था। हालांकि मई 2021 में हलसेट का जीवन अचानक डरावने मोड़ पर आ गया, जब यह खबर फैली कि वह एक भयानक अपराध में शामिल थी। हलसेट पर आरोप लगाया गया कि उसने अपने 16 वर्षीय प्रेमी आरोन ग्युरेरो की मदद से अपने ही पिता की हत्या कर दी। इस अपराध का कारण शुरू में अज्ञात था, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक भयानक तस्वीर उभर कर सामने आई। रिपोर्टों के अनुसार हलसेट और ग्युरेरो ने इस हत्या की पूरी योजना बनाई ताकि वे सुराग मिटा सकें और इसे प्राकृतिक मौत के रूप में दिखा सके। उन्होंने अपराध को अंजाम देने के लिए विशेष उपकरणों का उपयोग किया, जिससे घटनास्थल भयावह बन गया। इस क्रूर अपराध ने पूरे शहर को हैरान और शोकाकुल कर दिया और उनके परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों को गहरा आघात पहुंचा। सियरा हलसेट और आरोन ग्युरेरो को अक्टूबर 2021 में गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। सर्विलांस फुटेज, टेक्स्ट संदेश और गवाहों के बयान जैसे सबूतों ने उनके खिलाफ मजबूत मामला बनाया। मुकदमे के दौरान धोखे, चालाकी और निर्दयी इरादों की एक भयावह साजिश सामने आई। अभियोजन पक्ष ने उन्हें निर्दयी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया, जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए अपने ही पिता की हत्या करने की साजिश रची। अंततः सियरा हलसेत ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और एक कानूनी समझौते के तहत आजीवन कारावास की सजा से बच गई। जनवरी 2022 में उसे 25 साल की जेल की सजा सुनाई गई, जिसमें वह 10 साल बाद पैरोल के लिए पात्र हो सकती है। उसकी कम उम्र, कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड न होना और न्यायिक समझौते को स्वीकार करना सजा में महत्वपूर्ण कारक बने। सियरा हलसेट को दी गई सजा को लेकर जनता की राय विभाजित रही। कुछ लोगों का मानना था कि यह बहुत हल्की सजा थी, जबकि अन्य लोगों ने तर्क दिया कि उसकी कम उम्र और सुधार की संभावना उसे दूसरा मौका देने के योग्य बनाती है।
वर्तमान में सियरा हलसेट जेल में अपनी सजा काट रही है और अपने फैसलों के परिणामों का सामना कर रही है। जेम्स फेयरवेदर का नाम भयावह अपराधों का पर्याय बन गया, जिसने पूरे पड़ोस को हिला दिया और देश भर में दहशत फैला दी। फेयरवेदर का जन्म 17 मई 1998 को कोलचेस्टर, एसेक्स में हुआ था और उनका बचपन ऐसा नहीं था जिससे उनके भयावह अपराधी बनने का संकेत मिलता। फेयरवेदर एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से थे, जहां कोई स्पष्ट कठिनाई या आक्रामक प्रवृत्ति का संकेत नहीं था। लेकिन जैसे जैसे वे किशोरावस्था के करीब पहुंचे, उनमें भयावह बदलाव आने लगा। उन्होंने मानसिक अस्थिरता के लक्षण दिखाने शुरू किए, जिनमें बलि और हिंसा के प्रति एक खतरनाक आकर्षण भी शामिल था। उन्होंने सामाजिक गतिविधियों से खुद को दूर कर लिया और उनका अनिश्चित और आक्रामक व्यवहार उनके सहपाठियों और परिवार के लिए चिंता का विषय बन गया। 2014 में फेयरवेदर की बिगड़ी मानसिकता ने उन्हें नियंत्रण से बाहर कर दिया, जिससे उन्होंने भयानक अपराधों की एक श्रृंखला को अंजाम दिया, जिसने उनके नाम को हमेशा के लिए कलंकित कर दिया। सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्होंने खूनी अपराधों की एक लहर शुरू कर दी, जिसने पूरे कोलचेस्टर शहर को भयभीत कर दिया। उनकी पीड़ितों में जेम्स एटफील्ड और नाहिद अल-मानिया शामिल थे, जिन्हें अलग अलग घटनाओं में निर्दयता से चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। फेयरवेदर ने इन अपराधों को सावधानीपूर्वक और बेहद निर्ममता से अंजाम दिया। उन्होंने सोच समझकर कमजोर लोगों को सुनसान इलाकों में अपना निशाना बनाया, जिससे यह साफ हो गया कि ये हत्याएं सुनियोजित और क्रूर थीं। उनकी कार्यप्रणाली थी पीड़ितों का पीछा करना, उन पर हमला करना और निर्दयतापूर्वक उनकी हत्या करना। इन बेसिर पैर की हिंसक हरकतों से न केवल ब्रिटेन बल्कि सऊदी अरब तक में खलबली मच गई, जिससे एक बड़े पैमाने पर पुलिस जांच और मानव शिकार अभियान शुरू हुआ। जेम्स फेयरवेदर को गहन जांच के बाद गिरफ्तार किया गया और उनके मुकदमे में उनकी विकृत मानसिकता और अपराधों की भयावहता उजागर हुई। अदालत ने सबूतों से साबित किया कि वह सीरियल किलर्स से ग्रस्त था, बलिदान की धारणा में रुचि रखता था और वह उन अपराधियों की नकल करना चाहता था जिनकी वह पूजा करता था। उनके खिलाफ सबूत बहुत मजबूत थे और उनकी दोष सिद्धि सुनिश्चित थी। 2016 में फेयरवेदर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उनके अत्यंत जघन्य अपराधों और पीड़ितों के परिवारों पर पड़े अपूरणीय प्रभाव को ध्यान में रखते हुए न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि उन्हें 27 साल की सजा पूरी करने के बाद ही पैरोल के लिए पात्र माना जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि वह अपने कृत्यों की पूरी सजा भुगते और समाज के लिए दोबारा खतरा न बने। उनकी सजा दुनिया भर में हिंसा के विनाशकारी प्रभावों की एक चेतावनी के रूप में कार्य करती है। सिर्फ 15 साल की उम्र में नेहेमायाह ग्रिएगो ने एक अकल्पनीय अपराध को अंजाम दिया, जिसने उसकी परिवार की नींव को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। अक्टूबर 2015 में हुए इस भयावह अपराध में उसने अपने माता पिता और 3 छोटे भाइयों की हत्या कर दी। उन्हें 2 अलग अलग हथियारों से निर्दयतापूर्वक मार डाला। इस अपराध की भयानकता ने पूरे पड़ोस को हिला दिया और सभी लोग हैरान और स्तब्ध रह गए। नेहेमायाह ने अपने अपराध की गंभीरता को समझते हुए इस दुखद घटना में अपनी भूमिका को खुले तौर पर स्वीकार कर लिया। शुरुआत में एक किशोर न्यायाधीश ने यह सिफारिश की कि उसकी सजा उसकी उम्र को ध्यान में रखकर दी जानी चाहिए। हालांकि यह फैसला 2019 में पलट दिया गया और नेहेमायाह को वयस्क के रूप में दोषी ठहराया गया। जेल में रहने के दौरान उसने बिना किसी वकील की मौजूदगी में पुलिस के साथ सहयोग करने का फैसला किया। अपनी स्पष्ट स्वीकारोक्ति में नेहेमायाह ने कहा कि उसकी यह हरकत उसकी मां के प्रति गहरे घृणा की वजह से थी। चूंकि इस अपराध में कई पीड़ित शामिल थे, अदालत ने उसे 120 साल तक की सजा देने का फैसला किया। अंततः नेहेमायाह को 3 लगातार आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जिसमें उसे पहले से जेल में बिताए गए 6 साल और 2085 दिनों का श्रेय मिला। इसका मतलब यह था कि उसे कम से कम 6 साल और 2085 दिनों की सजा मिली। से कम 30 साल जेल में रहना होगा इससे पहले कि वह पैरोल के लिए पात्र हो,
जब अदालत में भावनाओं से भरे माहौल में यह सजा सुनाई गई तो नेहेमायाह चुप रहा, लेकिन उसने अपनी गहरी उदासी को छुपाने की कोशिश की। हालांकि उसने अपनी गलती मानते हुए परिवार से माफी मांगी। रिपोर्ट के अनुसार नेहेमायाह ने शांत और ईमानदारी से भरी आवाज में बोलते हुए पछतावा व्यक्त किया। इसने इस दुखद घटना को और भी जटिल बना दिया, जिससे यह सवाल उठने लगा कि समाज ऐसे भीषण अपराधों के मूल कारणों को कितनी गहराई से समझ सकता है। उसने अपने माता पिता और भाइयों की हत्या करने के लिए खेद प्रकट किया, यह कहते हुए, काश मैं समय को वापस ला सकता, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं नहीं कर सकता। नेहेमायाह के मनोवैज्ञानिक संघर्ष और इस अपराध को अंजाम देने वाले कारक को पूरी तरह से समझना लगभग असंभव है। फिर भी उसकी माफी से यह संकेत मिलता है कि उसने अपने द्वारा किए गए अपरिवर्तनीय नुकसान पर पछतावा किया। उसकी बहन ने उसे एक मुश्किल बच्चा बताया और यह भी कहा कि उसे जेल में ही रहना चाहिए, क्योंकि 5 साल पर्याप्त नहीं थे ताकि वह खुद में सुधार ला सके। नेहेमायाह ग्रिएगो की कहानी इस बात की याद दिलाती है कि इंसानी व्यवहार कितना अप्रत्याशित हो सकता है। अदालत कक्ष में तनाव स्पष्ट था, क्योंकि रोक्साना सिकोर्स्की का भाग्य अधर में लटका हुआ था। यह उस युवा लड़की के लिए न्याय का दिन था जिसने अपने वयस्क प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही परिवार के खिलाफ एक भयानक अपराध करने की योजना बनाई थी। इस महत्वपूर्ण क्षण तक पहुंचने वाली घटनाएं अक्टूबर 2014 में शुरू हुईं, जब रोक्साना, जो उस समय सिर्फ 15 साल की थी, आधी रात को एक डरावने विचार के साथ जागी। उसने अपने छोटे भाई की हत्या करने की कोशिश की, एक विकृत इच्छा से प्रेरित होकर, जिससे वह अपने माता पिता और भाई बहनों को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। सौभाग्य से उसका योजना असफल हो गई और उसका परिवार बच गया। रोक्साना की मां लॉरीन सिकोर्स्की ने अदालत में बोलने का साहस पाया, इससे पहले कि न्यायाधीश सजा सुनाते। उन्होंने एक भावनात्मक अपील की, अपनी गोताखोरी बेटी के लिए सहानुभूति की गुहार लगाई और अपने विरोधाभासी भावनाओं को व्यक्त किया। लॉरीन ने जोर दिया कि रोक्साना को निरंतर मानसिक चिकित्सा की आवश्यकता है। उन्होंने तर्क दिया कि यदि उसे वयस्क के रूप में दंडित किया गया और जेल में डाल दिया गया तो यह उसकी पहले से ही नाजुक दुनिया को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। रोक्साना के गोद लिए हुए पिता जेफरी ने भी इसी चिंता को साझा किया, यह कहते हुए कि वह अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर चिंतित है अगर उसे वयस्क जेल में भेजा जाता है। उन्होंने उसे एक नाजुक बच्ची के रूप में वर्णित किया जो बुराई के जाल में फंस गई थी। अदालत ने इस मामले की जटिलताओं पर गहराई से चर्चा की और रोक्साना के दुखद अतीत की जांच की। बचपन में ही उसे संवेगात्मक लगाव विकार, रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर का निदान किया गया था, एक मानसिक बीमारी जो किसी व्यक्ति को अपने संरक्षकों के साथ भावनात्मक संबंध बनाने में असमर्थ बना देती है। इस खोज से उन भयानक घटनाओं को समझने में मदद मिली जो इस अपराध में घटी थीं। रोक्साना ने अदालत में गहरा पछतावा दिखाया और उसने अपने माता पिता से माफी मांगी कि वह बेटी नहीं बन पाई जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। अंततः उसे अपनी हरकतों की गंभीरता का एहसास हो गया और उसने अपने कार्यों के परिणामों को स्वीकार कर लिया। इस बीच रोक्साना के वयस्क साथी, जिसने इस परिवार हत्या की साजिश में मदद की, उसे पहले ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी थी, क्योंकि उसे 7 आरोपों में दोषी पाया गया था। हालांकि रोक्साना स्पष्ट रूप से अपराध में शामिल थी, लेकिन उसकी कम उम्र और जटिल मानसिक स्थिति ने अदालत को उसके पुनर्वास और आत्म सुधार की संभावनाओं पर विचार करने के लिए बाध्य किया। परिणाम स्वरूप रोक्साना को 10 से 20 साल की जेल की सजा दी गई, जो उसकी युवा उम्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। अदालत ने यह भी माना कि उसने एक भयानक अपराध किया और उसे अपने कार्यों के परिणामों का सामना करना चाहिए। साथ ही यह सजा अन्य युवाओं के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करेगी, जिससे यह संदेश जाएगा कि कानून तोड़ने या दूसरों को नुकसान पहुंचाने का गंभीर परिणाम होगा।